अयान क्या हाल है? बोलो ना यार। मैं बहुत अच्छा हूँ यार। बहुत देर लगा दी सर ने आने में। भाई स- आपको पता है स- मेन इवेंट जो है ना वो आखिर पे शुरू होता है। ठीक है। नहीं नहीं, बस अनफॉर्चुनेटली लेट हो गया, लेकिन हमारा आधा वक्त तो इस भाई ने काफी जाया किया अभी जो मैंने बात कर इसीलिए रहा अयान था। को लिया कि अब किसी इंटेलिजेंट सवालों के जवाब दे लो। वो इत, हाँ, वो एक सर्कल में ही फंस गया था, ये ड्राफ्ट लॉ वाला भाई। हाँ। चले। मेरे लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती क्योंकि अभी रात के 2 बज रहे हैं मेरे यहाँ। हाँ, हाँ, हाँ। चले, सवाब होगा आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको सवाल नींद के लिए तहज्जुद कुछ का भी। सवाब होगा। वो नींद सो जाया करें और फिर नींद तोड़ के जो नमाज पढ़ते हैं उसका बड़ा सवाब होता हाँ। जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप तहज्जुद के आसपास हैं। हाँ। जी, तो सवाल शुरू करूँ मैं? करें करें करें। एवोल्यूशन पे ही सवाल है सर आपसे मेरा। अ, अभी कुछ मॉडर्न डे क्रिएशनिस्ट्स जो कि कुछ पढ़े लिखे होते हैं, जो कि एकेडमिकली एवोल्यूशन को डिस्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, वो एक फेमस आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इरिड्यूसिबल कम्प्लेक्सिटी, जो कि बेसिकली माइकल बीही का आर्ग्यूमेंट है। आर यू फेमिलियर विद दैट? है। जी जी, वीडियो उस पे भी वीडियो मौजूद है। जी बिल्कुल, हाँ। मैं आपकी। बड़ी वीडियोस बनाई है बीही पे। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो वो आर्ग्यूमेंट आपको पता होगा तो आप उसके बारे में कुछ गुफ्तगू करें और डीप में बताएं कि ये आर्ग्यूमेंट क्या सच में एवोल्यूशन को डिस्प्रूव करती है या नहीं। चलिए, ऐसा है कि मैं गालिब के साथ एक चीज शेयर करता हूँ। गालिब, इसको आप सामने लेकर आए। जी सर। ये रेपिटिशन होगी, लेकिन अब अयान खास तौर पे आए हैं तो हम रिपीट कर देते हैं। मतलब वो जाग रहे हैं इतनी देर से। तो एक सेकंड। ये जो माइकल बीही की डीकंस्ट्रक्शन, सबसे अच्छी डीकंस्ट्रक्शन जो है वो नेचर के अंदर उसकी छपी हुई है। ये मैं अभी थोड़ी देर में शेयर करता हूँ आपके साथ। उतनी देर में आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इररिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी वैसे आसान अल्फाज में बता देता हूँ, हमने कई दफा डिस्कस किया हुआ है। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इररिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो माइकल बीही ने उसको पॉपुलराइज किया था लेट 90s के अंदर, और अर्ली 2000 तक इसका तकरीबन डिमाइस हो गया था। वो ये था कि बहुत सारी फंक्शनैलिटीज आपको लगता है कि उनके वजूद में आने के लिए उनके बहुत सारे सब ब्लॉक्स और सब कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। फेमस एग्जांपल उसकी दी जाती थी कि आपकी जो क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है उसके कैस्केड के लिए ईच ऑफ द इंडिविजुअल स्टेप्स जब तक क्या कहते हैं पूरे तरीके से सही काम नहीं करेंगे तो ये फाइनल शेप में क्लॉटिंग काम नहीं कर सकती। तो चूंकि बहुत सारे इंडिविजुअल स्टेप्स का इकट्ठा ठीक होना जरूरी है, तो एवोल्यूशन के अंदर जो बुनियादी उसका मैकेनिज्म है कि स्लोली और स्टेप बाय स्टेप एवोल्यूशन होती है, वेयर एवरी स्टेप, हर स्टेप का कोई ना कोई सर्वाइवल एडवांटेज होना चाहिए है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि जब सर्वाइवल एडवांटेज आपका जब चीजें इकट्ठी होंगी तभी होगा, ठीक है? तो ये स्टेप बाय स्टेप जब सर्वाइवल एडवांटेज नहीं होगा तो एवोल्यूशन कैसे चलेगी? यानी पॉइंट ये था कि एक खास लेवल से नीचे अगर आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करेंगे तो चले सर ये आ गई है। उसका सर्वाइवल एडवांटेज नहीं होगा। तो इस वजह से इसका नाम था द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इररिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी, के इसको आप फर्दर क्योंकि डिवाइड नहीं कर सकते तो फिर एवोल्यूशन कैसे कर सकती है कि सारी चीजें इकट्ठी कैसे आ सकती हैं जब उनमें से एक एक इंडिविजुअल चीज का या स्टेप का कोई एडवांटेज नहीं था। ठीक है जी। अच्छा जी। तो ये जो नेचर के अंदर ये छपा था फॉलिंग ओवर द एज के नाम से, ठीक है? ये उसके रिस्पॉन्स में माइकल बीही के रिस्पॉन्स में ही छपा था। इसमें देखिए जो इसका सब टाइटल है फॉलिंग ओवर द एज का सब टाइटल है इट क्लेम्स दैट एन इंटेलिजेंट डिजाइनर इज नीडेड टू एक्सप्लेन एवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, दोस क्लेम्स आर डीपली फ्लॉड। ठीक है? ये रिस्पॉन्स किसका था? माइकल बीही की किताब थी द एज ऑफ एवोल्यूशन। पहली लाइन पढ़े, ठीक है जी, पहली लाइन इसकी पढ़े। तो फॉलिंग ओवर द एज एक किस्म का उसने उसको चोट ही की है। खैर, अब आप नीचे आए जरा, मैं जरा
दिखा दूं जरा। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें उस वक्त जो बीही ने बातें की थी वो यही किया था कि कुछ आपकी जो अमीनो एसिड्स की जो चेंजेस हैं वो जब तक सारी इकट्ठी नहीं होंगी तो तब तक क्या कहते हैं आपकी एडवांटेज एक्रू नहीं करेगी। ठीक है, और बी ही ये गलती कर रहा था कि वो हर म्यूटेशन को एज एन इंडिपेंडेंट इवेंट के तौर पे ले रहा था और क्यूमुलेटिव सिलेक्शन की जो पावर है उसको वो कंसिडर ही नहीं कर रहा था। यानी एवोल्यूशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आज जो हमें नजर आता है वो ये बात नहीं है कि आपकी कोई म्यूटेशन या बेनिफिशियल होगी या हार्मफुल होगी। ज्यादातर म्यूटेशंस जो हैं वो न्यूट्रल होती हैं, उनका ना कोई नुकसान होता है ना उनका कोई फायदा होता है। लेकिन जब वो बट एज अ कॉन्सिक्वेंस, चूंकि ना उनका नुकसान है, एज अ कॉन्सिक्वेंस वो इकट्ठी होती रहती हैं, वो अक्रू करती रहती हैं। और जब वो हुई होती हैं तो फिर विद द कॉन्टेक्स्ट कि वो उस आपके पास एक हिस्ट्री ऑफ म्यूटेशन मौजूद है, तो फिर एक दो म्यूटेशंस जो हैं वो बेसिकली आपको एडवांटेज अक्रू करने लगती हैं। तो वो क्यूमुलेटिव सिलेक्शन नहीं कंसिडर कर रहा था। आप राइट साइड पे पढ़ें कि बी ही ऑब्टेन्स हिज प्रोबेबिलिटीज by considering each mutation as an independent event, ruling out any role for cumulative selection, and requiring evolution to achieve an exact predetermined result, actually in one step. तो वो बहुत सारी चीजों को ओवरलुक कर रहा था। अब आप आए जरा अगले सफे के ऊपर में, उसकी दो जो बड़ी मिसालें थी, एक वो फ्लैजेलर मोटर वाली थी, अगर आपने पढ़ी है वो जो उस वो लगता था कि जरा लेफ्ट साइड पे जरा इसको लिख रहे हैं ना, लेफ्ट कॉलम ऊपर करें जरा जी। तो खैर कहने का मतलब ये है कि क्या क्या लिखा गया बायोलॉजिस्ट ने वो आप जरा पढ़ लें कि वो क्या लिख रहे हैं उसके बारे में, फिर हम उसकी टेक्निकल साइड पे भी जाते हैं। क्या लिखा हुआ ऊपर की जी, मिस्टेक ऑफ दिस मैग्नीट्यूड एनीवेयर इन अ बुक ऑन साइंस। इसको जरा दोबारा शेयर करें गालिब, वो चला गया। गालिब भाई ड्रॉप हो चुके हैं। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी साइड से शेयर करूँ। खैर मेरे ख्याल से अगर गालिब वापस आ जाए, मैं बात करता रहता हूँ, दैट वुड बी मोर आई थिंक एफिशिएंट। खैर तो हुआ ये कि एक बैक्टीरियल फ्लैजेलम भी एक चीज थी जिसको अगर आप एनालाइज करें तो उसकी जो सब पार्ट्स थे वो आपको लगता था कि जी वो कोई अपना सर्वाइवल एडवांटेज नहीं देते। इस पर भी उसने केस बिल्ड किया और दूसरा केस उसने क्लॉटिंग मैकेनिज्म के ऊपर बिल्ड किया। तो हुआ ये कि फिर उसके बाद जो इंटरमीडिएट प्रोटीन्स रिक्वायर्ड थी बैक्टीरियल फ्लैजेलम के लिए, उस सूरत में भी उनकी इंडिविजुअल प्रोटीन्स के बेनिफिट्स दिखाए गए, यानी कि उसका बेसिक प्रेमिसेस डिस्प्रूव हुआ। जो आपकी जो क्लॉटिंग स्टेजेस थी उनकी बहुत सारी जो प्रोटीन्स अगर मिसिंग भी थी फिर भी आपकी क्लॉटिंग किसी हद तक ऐसी स्पीशीज दिखाई गई जिनमें इंटरमीडिएट वर्जन्स अवेलेबल थे और फिर भी क्लॉटिंग उनकी हो रही थी। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई 0-1 किस्म का काम हो रहा था और बीच बीच में कुछ इंटरमीडिएट्स थे ही नहीं। ठीक है जी, तो ये बेसिकली उसका पॉइंट था। अब मैं आपको जरा ये जो हाइलाइटेड टेक्स्ट हैं ये जरा मैं पढ़ के आपको दिखा देता हूँ, आप एंजॉय कीजिएगा। करें गालिब, आप ड्रॉप कर गए थे, जरा ऊपर जाएं, इस कॉलम के टॉप पे जाएं। हाँ जी, ये आ गया। जी जी, इसमें केनेथ मिलर जो ब्राउन यूनिवर्सिटी के अंदर बायोलॉजिस्ट हैं, ये उनका लिखा हुआ है। और केनेथ मिलर वही हैं जिन्होंने स्पीयरहेड किया था अर्ली 2000s में जो इंटेलिजेंट डिजाइन के खिलाफ जो कोर्ट में मुकदमा हुआ था। आपको आप अगर अभी छोटे हैं तो आप इसको जरूर फॉलो करें। 2005 के अंदर उसका यानी इंटेलिजेंट डिजाइन को इन द कोर्ट ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हुई थी और स्पीयरहेड किया था केनेथ मिलर ने, जिनका आर्टिकल हम इस वक्त जो है आपके सामने गो थ्रू कर रहे हैं। ये डोवर पेंसिल्वेनिया में ट्रायल हुआ था और इंटरेस्टिंगली इवन इन 2005 ये बात के आपके ह्यूमन जो क्रोमोसोम्स हैं वो उनमें फ्यूजन हुई है, ये उस वक्त तक पता लग चुकी थी। और कोर्ट का फाइनल डिसीजन कि इंटेलिजेंट डिजाइन एक अनसाइंटिफिक चीज है और इसको साइंस के अंडर स्कूलों में पढ़ाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए अंडर द हेड ऑफ साइंस, उसको उसमें जो जो फाइनल उसकी जो
जो प्रोसीडिंग थी कोर्ट की प्रोसीडिंग में, कोर्ट में ये वाला एविडेंस दिया गया था कि देखें ये एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन है क्रोमोसोमल फ्यूजन का, उसकी बेसिस पर कोर्ट ने इंटेलिजेंट डिजाइन को अनसाइंटिफिक डिक्लेयर किया था। तो ये इतना उस बड़ा एविडेंस है। हम जब बात करते हैं क्रोमोसोम फ्यूजन की तो उसको तो ये क्रिएशनिस्ट जो है वो उनको पता ही नहीं है अपनी हिस्ट्री का कि क्रिएशनिस्ट को इस एविडेंस की वजह से कोर्ट में डिफीट हुई है इन 2005। इस पे लुकअप कीजिएगा। खैर, तो केनेथ मिलर बीही के बारे में क्या लिखते हैं? वो कहते हैं कि ये मिस्टेक ऑफ दिस मैग्नीट्यूड कि इंटरमीडिएट चीजों को जो वो कंसिडर नहीं कर रहा, एनीवेयर इन अ बुक ऑन साइंस इज बैड इनफ, बट बीही हैज बिल्ट हिज एंटायर थीसिस ऑन दिस एरर। आगे पढ़ें, वो क्या कहते हैं? अपेरेंटली ही हैज नॉट फॉलोड रीसेंट स्टडीज एक्सप्लोरिंग द एवोल्यूशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ सीक्वेंशियल म्यूटेशंस। यानी सीक्वेंशियल म्यूटेशंस की जो ये भी एक उसने इतराज उतारा था इस हार्मोन रिसेप्टर्स कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर, इसने बीही ने, कि उसमें रेफरेंस आफ्टर रेफरेंस इस पेपर को आप देखिएगा कि सीक्वेंशियल म्यूटेशंस जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको एडवांटेज देती हैं, इट्स ऑल वर्कड आउट एज ऑफ 2006 एंड बिफोर। ये कोई इतनी कोई नई बात भी नहीं है। आगे चलें, हम उसकी बीही की अगली जो किताब है डार्विन्स ब्लैक बॉक्स, उसका भी इसमें बड़ा जबरदस्त क्रिटिसिज्म दिया हुआ है। जी जी जी। तो ये देखें, लेट 90s में देखा ना, ये इसका टाइम फ्रेम था। लेट 90s में हम सुना करते थे कि बीही की किताब 1996 में आई थी डार्विन्स ब्लैक बॉक्स, जिसमें उसने इररिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी की टर्म जो थी वो सही मानों में कॉइन की थी। मैं इसको पढ़ देता हूं जो मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा था कि irreducibly complex structures such as the bacterial flagellum could not have evolved because they lack any selectable function until all of their component parts are in place। ठीक है, मैं कुछ ऐसा ही एक्सप्लेन कर रहा था कि जब तक उसके सारे टुकड़े इकट्ठे ना हो तो उनकी एडवांटेज नहीं होती। ये उसका क्लेम था बीही का। तो इस वजह से वो कह रहा था कि एवोल्यूशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि एवोल्यूशन तो कहती है कि छोटे छोटे स्टेप्स का एडवांटेज होना चाहिए। मगर पता क्या चला कि जी वो कहते हैं वो उसको जाहिर बात है कि चोट कर रहा है ये राइटर के जी, नाइस आर्ग्यूमेंट। वो लगा अच्छा आर्ग्यूमेंट है, एक्सेप्ट फॉर द एनोइंग फैक्ट दैट इट इज रॉन्ग। कहता है अच्छा आर्ग्यूमेंट है मगर है गलत। ठीक है, कि क्यों? वो फिर साइट करता है कि सबसेट ऑफ प्रोटीन्स नियरली आइडेंटिकल टू दोज इन द फ्लैजेलम डू इंडीड हैव सिलेक्टेबल फंक्शंस। यानी वो सारी की सारी प्रोटीन्स ना भी हों, उनके सबसेट्स हों तो उनके सिलेक्टेबल फंक्शन होते हैं, और इसीलिए उसका रेफरेंस भी दे रहा है, वो आप जाके देख सकते हैं। इसीलिए आर्गुमेंट जो है ना फेल्स। इसी तरीके से बीही के बारे में वो कहते हैं कि जी बीही आल्सो क्लेम दैट एवरी कंपोनेंट ऑफ द इररिड्यूसिबल द कॉम्प्लेक्स वर्टिब्रेट ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम हैड टू बी प्रेजेंट। वो मैंने बात कर ही दी है कि वो ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम के भी हर स्टेप को, उस कैस्केड को, वो ये कहता था कि जब तक ये नहीं होगा तो इंडिविजुअल स्टेप्स की कोई एडवांटेज नहीं है। ये भी एक साइंटिस्ट थे रसल डूलिटल, उनकी लैब में ये रिसर्च हुई थी। ये पढ़ें कि दैट आर्गुमेंट कोलैप्स्ड व्हेन रसल डूलिटल्स लैब, ये प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस, बड़ी इनकी फेवरेट पब्लिकेशन एवेन्यू है चंद क्रिएशनिस्ट का, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस। तो उसकी प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस का जर्नल है, उसमें पता लगा कि ये शोड दैट द पफर फिश जो फूगू है उसके तो बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो लैक करते हैं। 3 क्लॉटिंग फैक्टर्स, दैट पफर फिश फूगू लैक्स एटलीस्ट 3 क्लॉटिंग फैक्टर्स, फिर भी उसका क्लॉटिंग सिस्टम जो है ना वर्केबल है। इट्स नॉट लाइक ऑल और नन, 0-1, इंटरमीडिएट स्टेप्स उसके भी डिस्कवर हुए। तो बीही के जो 2-3 जो मेजर उसके आर्ग्यूमेंट्स थे इररिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी के, हार्मोन रिसेप्टर्स वाला नंबर 1, फ्लैजेलम वाला, बैक्टीरियल फ्लैजेलम, फ्लैजेलर मोटर्स वाला नंबर 3, क्लॉटिंग सिस्टम का, उन तीनों का बुरे तरीके से डीकंस्ट्रक्शन नेचर के इस पेपर के अंदर किया गया था। ये हम पहले भी कर चुके हैं 2-3 दफा। तो दैट इज द स्टोरी। बेचारे का कोई केस नहीं है, और उसके बाद वो खामोश भी। और उससे जब पूछा गया, गालिब भी ने भी पढ़ा हुआ और देखा हुआ, जब उससे पूछा गया कोर्ट में कि भाई बताएं कि इंटेलिजेंट डिजाइन साइंटिफिक है कि नहीं, तो वो खुद भाग गया था। ना सिर्फ भागा था, एंड में मान गया था कि मेरे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है इसके साइंटिफिक होने का। जी जी, ये जरा थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें गालिब, जस्ट 1 लाइन, बस। तो वो मैं आखिरी ये जो हाईलाइट देखें, ये क्या लिखा हुआ है, सच फेलियर्स, ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ना, इसके बाद से मैं पढ़ रहा हूँ।
such failures in the science of the argument helped to send intelligent design to a defeat in the Dover trial, and they haunt it still. ठीक है जी। तो डोवर पेंसिल्वेनिया का जो ट्रायल था, इसी तरह के फेलियर्स अमंग अदर एविडेंस की वजह से ही इंटेलिजेंट डिजाइन की कश्ती डूबी। तो बीही ने तो इंटेलिजेंट डिजाइन को डुबोने में, उसका मैन ऑफ द मैच है इंटेलिजेंट डिजाइन को डुबोने में भी, माइकल बी। एग्जैक्टली। अयान, बात समझ आ गई है? जी बिल्कुल। तो बेसिकली क्रिएशनिस्ट या तो इग्नोरेंट होता है या तो फिर झूठ बोलता है। ऐसा ही है, ऐसे ही है। ऐसा ही है। या हो नहीं, सकता है इग्नोरेंट भी होते हैं और झूठ भी बोलते हैं, दोनों काम करते हैं। सही बात है। यानी तो बेसिकली जो भी लोगों को अभी भी डाउट्स होता है कि एवोल्यूशन सच है या नहीं है, या तो फिर इंटेलिजेंट डिजाइन सच है, तो फिर इस पेपर के बाद तो फिर कोई गुंजाइश नहीं रहती कि एवोल्यूशन सच है। ऐसा ही है। और बात ये कि उसके बाद भी एवोल्यूशन के बारे में हर वक्त नए एविडेंस, डिफरेंट लाइंस, जहां से देखते हैं आपको एविडेंस आया जा रहा है। ये एक इतना रिच डिसिप्लिन है कि आप ये नहीं कह सकते कि हाँ जी कि अब खत्म हो गया। अभी तो यानी एविडेंस इतना ओवरवेलमिंग है, लेकिन रोजाना की बुनियाद पर इतना एविडेंस आ रहा है एवोल्यूशन के ऊपर, और इतना रिच सब्जेक्ट है कि आई फील सॉरी कि ये लोग इतने एक्साइटिंग सब्जेक्ट को मिस आउट कर रहे हैं। इन्हीं में से कुछ लोग अगर थोड़ा सा एवोल्यूशन को पढ़ें, उसकी कटिंग एज डिस्कवरीज में कंट्रीब्यूट करें या पढ़ें, तो आई थिंक दे विल हैव अ वेरी, लाइक जिसे कहते हैं, फुलफिलिंग लाइफ। उन्हें मजा आएगा जिंदगी का, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अनफॉर्चुनेटली दे आर मिसिंग आउट ऑन दी लाइक एक्साइटिंग साइड ऑफ एवोल्यूशन। क्या किया जा सकता है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।